हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसके कुछ आरंभिक चरणों को, जिसमें हमने देखा था कि कैसे कैसे इस्लामिक कल्चर दुनिया में फैला, कहाँ से वो निकला और कैसे कैसे फिर वो मिडिल ईस्ट से लेकर के भारत तक पहुंचा। और इसी कड़ी में आपका सल्तनत की शुरुआत हमने देख ली थी। हमने पिछले वीडियो में शुरू कर दिया था खिलजी वंश। आज हम शुरू करते हैं अपना खिलजी वंश को। और पहले खिलजी वंश के राजा होंगे हमारे जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किए। यह खिलजी वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान था। इसने अपना राज्य अभिषेक कैलूगढ़ी, जो कि किलो खोरी के नाम से भी जाना जाता है, में करवाया था। 1 वर्ष तक यह दिल्ली नहीं आया था। अब इसके शासनकाल में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी, तो ये देख लेते हैं। तो मलिक छज्जू का विद्रोह इसी के समय हुआ था। तो 1290 में कड़ा का सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया था। सुल्तान ने इसके विद्रोह का दमन किया। रणथंबोर अभियान 1291 में सुल्तान रणथंबोर अभियान किया, लेकिन भले ही दृढ़ता को देखकर अपना अभिमान वापस ले लिया। यहाँ का शासक हमीर देव थे। कहाँ के रणथंबोर के। मंगोलों का आक्रमण कब हुआ था, तो 1292 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल पराजित हुए थे। सिद्धि मौला को मृत्युदंड। सिद्धि मौला एक सूफी संत थे, आपको पता होना चाहिए। तो उसको इसने मृत्यु दंड दिया था। हत्या के षड्यंत्र रचने की संभावना के कारण इनको मृत्यु दंड दे दिया था। देवगिरी अभियान 1296 ईस्वी में चला था। अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी अभियान चला। इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर अपना अपार धन प्राप्त किया। सुल्तान की हत्या, मतलब कि इसकी हत्या कब कर दी गई, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या कर दी। अब इसके बाद राजा बनता है आपका अलाउद्दीन खिलजी, और इसने 1296, उसने कितने तक शासन किया, 6 साल तक शासन किया। और ये कब से कब करेगा, तो 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक, यानी कि 20 सालों तक। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसेप था। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रसन्न होकर यह अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो गया था। इसने अपने सिक्कों में सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क के समझाने पर इसने इस योजना का त्याग कर दिया था। अब हम देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय, दोस्तों ये सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता है कि सल्तनत काल के किस राजा के समय मंगोलों का सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर, तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय। अब कब कब हुआ था, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से मंगोल आक्रमण हुए थे। देखिए 1297 मतलब 1296 में जैसे ही राजा बनता है उसके बाद आक्रमण शुरू हो जाते हैं। तो 1297 में कादर खान उलुग खां के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था उलुग खां। तो उसने मंगोलों को पराजित किया। मंगोलों की तरफ से कौन लड़ने वाला था, तो कादर। उसके बाद सल्दी आते हैं मंगोलों के 1299 ईस्वी में। इसको जफर खां के नेतृत्व में सुल्तान की सेना ने पराजित कर दिया। 1299 में कुतलुग ख्वाजा आते हैं, जिसको जफर खां ने पराजित कर दिया था। मतलब कि सुल्तान के ये सेनापति हुआ करते थे। 1303 ईस्वी में तरगी बेग आए थे, जिसको सल्तनत सेना ने पराजित किया। 1305 में अली बेग, तरतक एवं तरगी बेग तीनों ने मिलकर के आक्रमण किया था और मलिक नायक की सेना ने इनको पराजित कर दिया था। 1306 ईस्वी में कुबुक आया था, जिसको मलिक गाफूर ने पराजित किया था। तो बेसिकली आपको इसमें याद क्या रखना है, तो आपको अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नाम याद रखने हैं। तो उलुग खां, जफर खां, मलिक नायक और मलिक कफूर। देखिए दो वो तो आपको ऐसे याद रखेगा, उलुग खां, जफर खां। खां खा वाले नाम से 2 हो जाएंगे, और नायक वाले नाम से, मलिक वाले नाम से 2 हो जाएंगे, मलिक नायक और मलिक कफूर। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक हुआ करते थे, और इन लोगों ने बखूबी बड़े बढ़िया से मंगोलों के आक्रमण को विफल कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया। मतलब कि ये पहला सेकुलर शासक था सल्तनत में देखा जाए तो। ये धर्म को बिल्कुल अलग रखना चाहता था राजनीति से। अब इसके समय 3 तरीके के विद्रोह हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपसे। 1301 ईस्वी में इनके विरुद्ध 3 विद्रोह हुए थे। जैसे आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग्स इज नॉट इवॉल्व ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के समय नहीं हुए थे या हुए थे। देखिए 3 विद्रोह मुख्यतः इंपॉर्टेंट है। अगध खां का विद्रोह, उमर खां और मंगू का विद्रोह, खासकर ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, और हाजी मौला का विद्रोह। इन विद्रोहों का निवारण के लिए 4 तरीके के अध्यादेश लाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कौन कौन ये अध्यादेश है, और ये भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम आप दे रहे हैं, खास करके बीपीएससी के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो एक सशक्त मजबूत गुप्तचर की व्यवस्था करी थी तथा बरीद और मुन्हिया नामक जासूस नियुक्त किए थे। तो बरीद और मुन्हिया 2 तरीके के इन्होंने जासूस नियुक्त किए थे, और एक गुप्तचर संस्था की इन्होंने स्थापना की थी। अमीरों के पारस्परिक मेल जोल और विवाह संबंधों पर
रोक लगा दिया। शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों पर भी रोक लगाई थी इसने। अनुदान में दी गई भूमियां इसने वापस ले ली और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिनके पास अत्यधिक संपत्ति है उनसे कर के रूप में ले लिया जाए। अब गुजरात विजय 1299 देखते हैं, तो इस समय यहाँ का शासक कर्ण बघेला था। 1299 में गुजरात अभियान हुआ और कर्ण बघेला बिना युद्ध किए ही भाग गया और देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। इस तरह गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। अब रणथंभौर विजय 1300 ईस्वी से लेकर के 1301 ईस्वी तक। इस समय यहाँ का शासक हमीर देव था। 1300 ईस्वी में रणथंभौर अभियान हुआ और हमीर देव के मंत्री रणमल के विश्वासघात के कारण 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को जीत लिया। मेवाड़ विजय 1303 ईस्वी में देखते हैं, तो इस समय यहाँ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह, मेवाड़ के शासक अलाउद्दीन खिलजी के समय, याद रखेंगे। इस वाले चीज में आपको क्या याद रखना था, तो याद रखें गुजरात वाले में आपको याद रखना है कर्ण बघेला और देवगिरी के याद और रामचंद्र देव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर आपसे ये भी पूछा जाता है कि गुजरात को दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने कब मिलाया, तो ईस्वी सन भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है रणथंभौर विजय हमीर देव, हमने ऊपर देखा था, और इनका एक मंत्री था रणमल, जिसके विश्वासघात की वजह से रणथंभ उनकी हार हो गई थी। अब आते हैं मेवाड़, तो मेवाड़ के राजा थे राजा रतन सेन, काफी इंपॉर्टेंट है। 1303 में अलाउद्दीन ने स्वयं मेवाड़ का अभियान किया था। इस अभियान में अमीर खुसरो भी उनके साथ थे। इस अभियान का एक और मुख्य उद्देश्य रहा था राणा रतन सेन की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। तो आपने वो नाम तो फिल्म देखी पद्मावत, तो कमोबेश वो इसी पे बेस्ड है और आपने वो देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस समय यहाँ का शासक महलक देव था। 1305 में मालवा अभियान हुआ जिसमें महलक देव पराजित हुआ और मालवा को सल्तनत में मिला लिया गया। उसके बाद आता है जालौर अभियान अलाउद्दीन खिलजी का। इस समय का यहाँ का राजा जो था वो था कन्नड़ देव और वो पराजित हो गया और जालौर को सल्तनत में मिला लिया गया। यह उत्तर भारत की अंतिम विजय थी। दक्षिण भारत की विजय, दक्षिण भारत का मुख्य उद्देश्य, दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत की संपत्ति प्राप्त करना था। देवगिरी अभियान 1307 ईस्वी में हुआ। इस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1307 में मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया। रामचंद्र देव को परिवार सहित दिल्ली भेज दिया गया। रामचंद्र देव यहाँ पर 6 महीने तक रहा और अपनी एक पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया था इसने। सुल्तान ने इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा और राय राया की उपाधि प्रदान की थी। तो आपको पूछा जा सकता है कि राय राया की उपाधि किसको दी गई थी, तो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव ने। किसने दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। अब तेलंगाना अभियान देख लेते हैं। तो 1309 से 1310 ईस्वी में हुआ था ये। तेलंगाना के उस वक्त के राजा थे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। इसकी राजधानी वारंगल हुआ करती थी। युद्ध में पराजित होने के बाद प्रताप रुद्रदेव द्वितीय बहुत से उपहार के साथ सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। इस उपहार में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी सम्मिलित था। तो देखिए कोहिनूर हीरा राजा रुद्रदेव से किसके पास चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। फिर होए सालों पर आक्रमण किया 1311 ईस्वी में। वहां के राजा थे वीरबल्लाल देव तृतीय। इनकी राजधानी द्वार समुद्रम हुआ करती थी। पांडे राज पर आक्रमण 1311 ईस्वी में किया। यहाँ का राजा वीर पांड्या था। इसकी राजधानी मदुरई थी। 1311 में मलिक गफूर ने मदुरई पर आक्रमण किया, लेकिन वीर पांड्य जो था उसके हाथ नहीं लगा, पर यहाँ पर उसने बहुत ज्यादा लूटपाट किया। दक्षिण का यही एक राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको फैक्चुअल क्वेश्चन के तौर पे याद रखेंगे कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। तो याद रखेंगे पांड्यन राजा वीर पांडे। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण नीति, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति क्यों लागू की, इस संदर्भ में बर्नी, आप याद रखेंगे इस राइटर का नाम उल्लेख करता है कि बाजार नियंत्रण नीति सेना की सुविधा के लिए लागू की गई थी ताकि सेना को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। बाजार नियंत्रण नीति 2 सिद्धांतों पर आधारित थी। उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण और बाजार में आम जरूरत की वस्तुओं की कमी न हो जाए। सुल्तान ने 4 प्रकार के बाजार गठित किए। एक था मंडी, यह अनाज का बाजार था। इससे संबंधित 8 जब्ता अधिनियम थे। पहला अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण था जिसने अंतर्गत सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य निर्धारित था। अनाज बाजार के नियंत्रण करने के लिए सुल्तान
ने शहनाई मंडी की नियुक्ति की और जमाखोरों को कठोर दंड देने की व्यवस्था की। तो याद रखेंगे कि इनके 8 जब्ता अधिनियम थे, ठीक है, और किसकी स्थापना की थी? शहनाई मंडी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सराय अदल यानी न्याय व्यवस्था की भी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इससे संबंधित 5 अधिनियम थे। एक तरह से सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। इसमें कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियां, घी, चीनी आदि बेचा जाता था। घोड़ों, दासों और मवेशियों का बाजार, इससे संबंधित 4 नियम थे। पहला नियम किस्म के अनुसार मूल्य निर्धारण। दूसरा नियम दलालों पर कठोर नियंत्रण। सामान्य बाजार, इस बाजार में आम जरूरत की वस्तुएं बिकती थी, जैसे कि सब्जी, मिट्टी के बर्तन। इस मूल्य पर भी उत्पादन मूल्य पर आधारित था। मतलब कि आपको उत्पादन करने में कितना खर्च लगता है, उसी के अनुसार आप इसका वैल्यू रखेंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस रखेंगे। अब मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक गफूर ने 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बना दिया और स्वयं उसका प्रतिशासक बन गया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के 35 दिन बाद मलिक गफूर की हत्या कर दी गई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का एक अन्य पुत्र मुबारक खां को प्रतिशासक नियुक्त किया गया। मुबारक खां ने शिहाबुद्दीन उमर को बंदी बना लिया और हत्या करा दी, स्वयं शासक बन गया। इसने अलाउद्दीन खिलजी के समय से सभी कठोर कानून समाप्त कर दिए और खलीफा की संप्रभुता स्वीकार नहीं की, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। अब हम इसके कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में पराजित मंगोल सैनिक इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए। ये 9 मुस्लिम कहलाए और दिल्ली के क्षेत्र में बसे। उसे मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि अंकित कराई। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राय राया की उपाधि दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार के अंतर्गत नगद वेतन देने, याद रखिए ये अक्सर पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब्ती या फिर कैश किस में अपने सैनिकों को पे करता था? तो याद रखेंगे नगदी में पे करता था, यानी कि कैश में पे करता था। घोड़ों को दागने की प्रथा, यानी कि दाग प्रथा की शुरुआत, और सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि सैनिकों के हुलिया रखने की प्रथा को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए बताइए सब लोग कि सैनिकों के हुलिया रखने की प्रथा को अब क्या कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण विजय का श्रेय मलिक गफूर को दिया जाता है। मुबारक शाह दिल्ली का एकमात्र सुल्तान है जिसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। अभी हमने देखा कि मुबारक खान ने मुबारक शाह के नाम से ये अपने भाई की हत्या करके ये खुद को राजा घोषित किया और सुल्तान भी घोषित किया और खलीफा की उपाधि धारण की। अब इसके बाद आता है तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक राजवंश ही था। इस वंश का संस्थापक गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक था। तो याद रखेंगे आप, दोनों नाम अक्सर पूछा जा सकता है, कोई एक नाम दे देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसको गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। यह 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। कृषि के विकास के लिए इसने नहरों का निर्माण कराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण कराया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इसने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनाया। सुल्तान का अपने समय के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से संबंध बिगड़ गए। सुल्तान जब बंगाल विजय से वापस आ रहा था तब औलिया के पास संदेश भेजा कि वह उसके दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली छोड़ दे। औलिया ने उत्तर दिया, हुनूज दिल्ली दुरस्त। तो गयासुद्दीन तुगलक के कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट कार्य रहे? तो पहला नहर का निर्माण कराया, दूसरा क्या? डाक व्यवस्था का निर्माण कराया, और तीसरा क्या था? तो इनका एक सूफी संत था निजामुद्दीन औलिया, उनके साथ इसके संबंध खराब हो गए थे। और ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा कि उसने कहा था कि दिल्ली पहुंचने से पहले, मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले आप दिल्ली छोड़ दें। ये पूछा जा सकता है कि किस शासक ने किसके लिए कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया के बारे में स्टेटमेंट बोली थी। मोहम्मद तुगलक के बारे में जानते हैं। 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था, मतलब कि पढ़ा लिखा सुल्तान था। सुल्तान के योगियों से अच्छे संबंध थे। जैन आचार्य जिन प्रभासूरी के साथ इसके अच्छे संबंध थे। सुल्तान हिंदू और त्योहार होली में भाग लेता था। दिल्ली का यह पहला सुल्तान था जो ख्वाजादुन
मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह दर्शन के लिए अजमेर और सलार मसूद गाजी की दरगाह दर्शन के लिए बहराइच गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। 1340 ईस्वी में इसने सिक्कों पर अपना नाम हटा करके खलीफा मुस्त कफी विल्लाह नाम अंकित कराया। तो देखिए इसके क्या क्या काम रहे। तो पहली बात को, ये बहुत बड़ा विद्वान आदमी था सभी सुल्तानों में। इसके सभी धर्मों से यानी कि योगियों से बहुत अच्छे संबंध थे। ये हिंदुओं के होली वगैरह में भाग पाट लिया करता था। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तीसरा और चौथा आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है। तीसरा ये है कि ये जो आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, और साथ ही साथ बहराइच में महमूद गाजी की जो दरगाह है, वहां पर ये चादर चढ़ाने गया था। पहला सल्तनत काल का सुल्तान था ये। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कि इसने अपने सिक्कों पर अपना नाम हटा करके खलीफा मुस्तकफी विल्लाह का नाम कराया था। ये बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है आपसे। राजधानी परिवर्तन की अगर हम बात करें, अगेन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद तुगलक के अभियान, सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी राजधानी बनाने की योजना बनाई। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाकर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था। इसलिए इसने दिल्ली के मुसलमानों को दौलताबाद जाने का आदेश दिया। प्रतीक मुद्रा का प्रचलन यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। दिल्ली सल्तनत में 2 मुद्राएं प्रचलित थी, एक चांदी का टंका और तांबे का जीतल। सुल्तान ने प्रतीक मुद्रा के रूप में कांसे की मुद्रा प्रचलित की, जिसका नाम अदली था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि अदली क्या था। तो अदली कांसे की मुद्रा थी। क्या थी? ब्रॉन्ज क्वाइन था ये। 14वीं, अब इसका उद्देश्य क्या था, क्यों अदली लाया गया था? तो 14वीं शताब्दी में पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई। यहाँ की मुद्रा चांदी जो टंका हुआ करती थी, चांदी की कमी के कारण मुद्रा की कमी हो गई, जिससे वस्तुओं के मूल्य में कमी हो गया। तो सुल्तान ने अपनी आर्थिक साख बचाने के लिए प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया। दुर्भाग्य से इसने मुद्रा निर्माण की विधि को गुप्त नहीं रखा और न ही नकली सिक्का बनाने वालों के लिए दंड का विधान किया। परिणाम स्वरूप घर घर नकली सिक्का बनने लगे और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया। इससे पूरा व्यापार जो है ठप पड़ गया। सुल्तान ने जब यह समझा कि योजना असफल हो गई, तब आदेश दिया कि जिन लोगों के पास प्रतीक मुद्रा है उन्हें जमा करके बदले में चांदी के सिक्के ले जाएं। अब खुरासान अभियान क्या था इसका? तो इस समय ईरान में मंगोलों का शासन था, जिन्हें इलखान कहा जाता था। इस समय इलखानों की शक्ति का पतन हो गया था, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता थी। इसी राजनीतिक अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए सुल्तान ने खुरासान अभियान की योजना बनाई थी। इसके सुल्तान ने मिस्र के शासक से संधि की। अभियान के लिए 3,70,000 सेना तैयार की और सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया। दुर्भाग्य से मिस्र के शासन से जो संधि की वह कार्यान्वित नहीं हो पाई, क्योंकि मिस्र के शासक को अपदस्थ कर दिया गया और यह योजना सफल रही थी। दुआब में कर वृद्धि। सुल्तान राजकीय आय को बढ़ाना चाहता था, इसलिए करों में वृद्धि की योजना बनाई और इस योजना को सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में लागू किया। दुर्भाग्य से जब योजना लागू हुई तब दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया। किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे और इसी समय यह योजना लागू की गई। फलस्वरूप किसानों ने विद्रोह कर दिया। यह किसान का पहला विद्रोह था। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। सुल्तान ने जब यह समझा कि योजना असफल हो गई है, तब उसने किसानों को कृषि ऋण प्रदान किया, जिसे सोनधरी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि सल्तनत काल में सोनधरी शब्द का संबंध किससे था? तो सोनधरी शब्द का संबंध जो था ये कृषि ऋण से था, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को प्रदान किया। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को ऋण दिया। बदायूनी जो कि एक ट्रैवलर था, उसने वह उल्लेख करता है, इस तरह सुल्तान को अपनी रियाया और रियाया को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अब मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रशासनिक योजनाओं का क्रम है, इसको अब एक बार याद रखें। तो पहले दोआब में कर वृद्धि, ये अक्सर पूछा जा सकता है या पूछा भी जाता है। सबसे पहले दोआब में कर वृद्धि, उसके बाद राजधानी में परिवर्तन, उसके बाद प्रतीक मुद्रा का चलन, उसके बाद खुरासान अभियान, कराची अभियान और कृषि उत्पादन में वृद्धि की योजना। तो आपको एक ऐसा ट्रिक बना लें जिससे आपको पता चले। अब आइए बढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद तुगलक न कोई पुत्र था, न ही अपना कोई उत्तराधिकारी था। एक हिंदू माँ का पुत्र था, यानी कि फिरोज शाह तुगलक जो था वह एक हिंदू माँ का पुत्र था। इसकी माँ का नाम नैला देवी था। इसने तेलंगाना के एक ब्राह्मण जो कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, मलिक मकबूल को अपना वजीर नियुक्त किया। इसे खान जहाँ की उपाधि प्रदान की। फिरोज शाह तुगलक अपनी प्रशासनिक और लोक कार्यान्वयनकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था।
कुछ इतिहासकार ने इसे सल्तनत का अकबर कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे कहा जाएगा कि सल्तनत का अकबर किस राजा को कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को। आप मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी के वो मत कर दीजिएगा। ये था कौन? सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक। प्रशासनिक एवं लोक कल्याणकारी कौन कौन से काम किया, तो ऋणों को समाप्त कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किसानों को दिए गए ऋण को इसने माफ कर दिया और ऋण पंजिकाओं को नष्ट कर दिया। राजनीतिक अपराधों के दंड विधान में परिवर्तन किया इसने। राजनीतिक अपराध जैसे राजद्रोह गबन के दंड विधान में परिवर्तन करके कठोर दंड की जगह सामान्य दंड देने की व्यवस्था की। सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने आदेश दिया कि सरकारी सेवक के वृद्ध होने या मृत्यु होने पर उसके पुत्र अथवा दामाद अथवा दास को सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया जाए। अब बुद्धिजीवियों को राहत दिया इसने। धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों से जुड़े मुस्लिम व्यक्तियों को कर मुक्त भूमि प्रदान किया। उलेमाओं यानी कि धार्मिक वर्ग को ने इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान घोषित किया। नगद वेतन की तरह जागीर देने की व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में सुधार, राजस्व व्यवस्था में सुधार। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राज्य का हासिल कराया। इसने अपने ख्वाजा शामुद्दीन को नियुक्त किया। इसने 6 वर्ष राज्य करके राज्य का हासिल तैयार किया। इसके अनुसार राज्य की वार्षिक आय कितनी थी? 6,75,00,000 टंका हुआ करती थी। फिरोज शाह तुगलक ने 24 ऐसे करों को समाप्त किया जिन्हें शरीयत मान्यता नहीं देता है। उसने दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। उसके बाद क्या किया? मुद्रा में सुधार। अब मुद्रा में सुधार को देखते हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्राओं का चलन करवाया। कौन कौन? तो ससगनी, अध और वीख, 3 तरीके की मुद्राओं का चलन किया। ससगनी क्या हुआ करती थी? यह चांदी की मुद्रा हुआ करती थी, पहली बात। और टंका के मूल्य की 1/6 हुआ करती थी। तो ससगनी मुद्रा चांदी की होती थी, 1/6 होती थी किसके मुकाबले? टंका के मूल्य के। अध क्या होता था? अध तांबे की मुद्रा होती थी और जीतल के मूल्य के 1/2 हुआ करता था। ठीक है, जीतल की मुद्रा किसकी होती थी? चलिए बताइए। विख, यह तांबे की मुद्रा थी। यह जीतल के मूल्य का 1/4 हुआ करती थी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नहरों का निर्माण इसने भी कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने भी। सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण कराया। नहरें दिल्ली और हरियाणा के मध्य केंद्रित थी। जो किसान इन नहरों से सिंचाई करते थे उनसे हर्व ए सर्व सिंचाई लिया जाता था, जो उपज का 1/10वां हिस्सा होता था। दासों से प्रेम, दासों से प्रेम किया था। यह सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान था। इसके पास लगभग 1,80,000 दास थे। इसने दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवान बंदगान यानी दासों का एक विभाग स्थापना किया था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंका वार्षिक वेतन दिया जाता था। शिफा खाना की व्यवस्था यानी कि निःशुल्क चिकित्सालय। सुल्तान ने अनेकों निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना कराई। रोजगार दफ्तर की स्थापना भी इसने किया था। दिल्ली के कोतवाल के माध्यम से इसने बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था की। निकाह दर दफ्तर की स्थापना करी। इस दफ्तर से गरीब मुसलमानों की कन्याओं के विवाह के लिए आवश्यकता अनुसार 50, 30 और 25 टंका धन दिया जाता था। कारखानों का निर्माण किया। सुल्तान ने 2 प्रकार के कारखाने का निर्माण कराया, रातिबी कारखाना और गैर रातिबी कारखाना। तो रातवी कारखाना, इसमें मनुष्य और पशुओं के लिए भोजन तैयार किया जाता था। और गैर रातवी कारखाना वह सुल्तान और उसके परिवार के लोगों और अमीरों के दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं तैयार की जाती थी। उद्यानों से प्रेम, इनको बहुत उद्यानों से प्रेम था। दिल्ली में इसने केवल लगभग 1200 बाग लगवाए। फिरोज शाह तुगलक इस्लाम धर्म के प्रति अत्यधिक कट्टर था। इसने स्त्रियों को संतों के मकबरों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी के बारे में अगर बात करें तो इसके 2 पुत्र थे, एक था फतेह खां, एक था मोहम्मद शाह। इनमें फतेह खां की मृत्यु फिरोज तुगलक के जीवन काल में ही हो गई थी। मोहम्मद शाह को फिरोजी दासों ने राजधानी से भगा दिया। इस कारण फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह द्वितीय उत्तराधिकारी बना, जो 1388 से 89 तक शासन किया। 1389 में उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई अबू बकर शाह दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बाद मोहम्मद शाह 1390 से 1394 तक शासन किया। इसके शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण था। तो याद रखेंगे कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का राजा कौन था? तो मोहम्मद शाह था। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 1390 से 1394 तैमूर के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन प्राप्त करना था। दोस्तों इस यहाँ पर मोहम्मद शाह जो था, चलिए मोहम्मद शाह उस वक्त वहां का राजा हुआ करता था। खिज्र, अब आते हैं सैयद वंश के बारे में। तो यह सैयद वंश का संस्थापक था कौन? खिज्र खान। तैमूर ने खिज्र खां को पंजाब और सुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया। इसने दौलत खां को पराजित करके दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना। खिज्र खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। ये खिज्र खां दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन वह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था। इसने
सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, नहीं कि अपने नाम का सिक्का जारी किया। इसने रैयत ए आला की उपाधि के साथ शासन किया। कौन? खिज्र खां। मुबारक शाह इसके बाद शाह राजा बनता है। इसने विदेशी संप्रभुता को नकार दिया और सुल्तान की उपाधि धारण की। इसने मालवा के शासक हुसंग शाह और जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह सरकी से अपने दुर्बल राज्य की रक्षा की। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान है जो पिता के जीवन काल में सुल्तान बना। कौन? मुबारक शाह। और इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। इसके समय में 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। 3 दिनों के भीषण युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई और महमूद शाह खिलजी वापस मालवा चला गया। अलाउद्दीन आलम शाह इसके बाद राजा बनता है। यह सैयद वंश का अंतिम और सर्वाधिक अयोग्य शासक था। इसने अपने वजीर हमीद खां से झगड़ा हो गया और नाराज होकर वह बदायूं चला गया। अब अंतिम शासक है लोधी वंश। लोधी वंश के शासक अफगान थे। यह अफगानों की सालू शेख शाखा से संबंध रखते थे। बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे। यह दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किया था। याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक वंश तक शासन करने वाला वंश कौन था, तो तुगलक वंश। लेकिन राजा अगर पूछा जाए तो बहलोल लोधी था। इसने अफगान अमीरों के साथ समानता का व्यवहार किया। कभी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठा बल्कि यह कालीन पर बैठता था और इसने चारों तरफ उसके अमीर बैठते थे। इसने बहलोली नाम की चांदी की मुद्रा प्रचलित की जो टंका के मूल्य के लगभग 1/3 हुआ करती थी। यह अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बना रहा। बहलोल लोधी जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया था। आपको याद रखना है कि हुसैन शाह सरकी कहाँ का राजा था, तो ये जौनपुर का राजा था। इसके बाद राजा होते हैं सिकंदर लोधी। एक हिंदू माँ का पुत्र था, इसका नाम जयबंद था। 1504 में इसने आगरा नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। इसने गजे सिकंदरी नाम का एक प्रमाणिक नाप की इकाई का प्रचलन किया। गजे सिकंदरी सिकंदर लोधी। इसने गरीबों और असहायकों को भत्ते देने की व्यवस्था की और यह अपने कपड़े और बिस्तर बदलता था तो उसे बेच देता था। उसने उससे अनाथ कन्याओं का विवाह कराता था। यह एक कवि था। यह फारसी भाषा में गुलरुखी नाम की कविताएं लिखा करता था। कौन? सिकंदर लोधी। अब आते हैं इस वंश का अंतिम शासक कौन? इब्राहिम लोधी। गद्दी पर बैठते इसने ग्वालियर अभियान किया और यहाँ के शासक विक्रमजीत को पराजित करके उसे अपने में मिला लिया। इस वजह से उत्साहित होकर उसने मेवाड़ अभियान किया, लेकिन यहाँ शासक हराणा संगा से पराजित हो गया। 1525 में बाबर पंजाब को जीतकर आगे बढ़ा और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होती है, जिसे हम पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ और मारा गया। पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम यह रहा कि भारत में लोधी वंश के शासन का अंत हुआ और मुगल वंश की स्थापना हो गई। इब्राहिम लोधी दिल्ली का एकमात्र सुल्तान है जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया। अब मध्यकालीन प्रशासन क्या हुआ करता था, तो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ से हमारे राजवंश खत्म हो गए। मध्यकालीन भारत के केंद्रीय प्रशासन एक केंद्र बिंदु राजधानी होती थी। ऐबक के समय में लाहौर, इल्तुतमिश से लेकर बहलोल लोधी तक के समय में दिल्ली। याद रखेंगे, ऐबक की राजधानी लाहौर होती थी। इल्तुतमिश ने उसको उठा करके दिल्ली लाया। सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के समय राजधानी कहाँ थी? तो आगरा थी। सुल्तान केंद्रीय प्रशासन का मुख्य बिंदु होता था। इस पद को दैवी प्रकृति घोषित किया गया था और बलबन ने ये कहा था, आपको पता होगा डिवाइन थ्योरी बलबन ने दिया था। सुल्तान के पदाधिकारी नाइब ए मुमामलिक, सुल्तान के बाद यह राज्य का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। इस पद का सृजन बहराम शाह के काल में हुआ था और उसने एतगीन को नियुक्त किया था। चलिए कमेंट करके बताइए बहराम शाह किस वंश का शासक था। इसके कार्य सुल्तान की अनुपस्थिति में सुल्तान के सभी कार्यों को संपन्न करना था। इस पद का महत्व सुल्तान विशेष की स्थिति पर निर्भर करता था। वजीर इसके कार्यालय को दीवाने विजारत के नाम से जाना जाता था। तुगलक काल विजारत की संस्था का चरमोत्कर्ष काल था। इस काल में वजीरों को न केवल अत्यधिक प्रतिष्ठा मिली बल्कि अत्यधिक वेतन भी दिया जाता था। कार्यालय में 2 वरिष्ठ अधिकारी होते थे, मुशरिफ महालेखाकार और मुस्तौफी महालेखा परीक्षक। दीवान एराज सैन्य विभाग, इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को आरज मुमावली के नाम से जाना जाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। याद रखेंगे, दीवान आरिज और आरिज मुमामलिक। तो दीवान आरिज सैन्य विभाग होता था और इसके प्रमुख को आरिज मुमामलिक कहते थे। इसकी स्थापना बलबन ने की थी। इसका मुख्य कार्य सेना की भर्ती करना था।
सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उन्हें सुयोजित करना भी इसका कार्य था। यह सेना का सेनापति नहीं होता था। उसके बाद इसने दीवान इंसा की स्थापना की, जिसको हम आलेख विभाग के नाम से जानते हैं। इस विभाग का प्रमुख अधिकारी दबीर ए खास या अमीर मुंशी कहलाता था। इसका मुख्य कार्य शाही फरमानों को लिपिबद्ध करना और इन्हें संबंध विभागों तक पहुंचाना था। दीवान ए रसालत, इसका प्रमुख अधिकारी रसालत मुमामलिक होता था, जो विदेश मंत्री की हैसियत से कार्य करता था। सदर उस सुदूर यह धार्मिक मामलों में सुल्तान का मुख्य सलाहकार था। यह सुल्तान की तरफ से धार्मिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और व्यक्तियों को अनुदान देता था। अमीर हाजिब, इसे अमीर बारवर्ग भी कहा जाता है। यह दरबारी मामलों की देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी था। दीवान ने वकूफ जलालुद्दीन खिलजी ने खर्चे के ब्यौरे को तैयार करने के लिए इसकी स्थापना की। दीवान अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम इस विभाग की स्थापना की। इसका मुख्य कार्य अधिकारी मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल और भूमि की खेती करने के लिए योग बनाना होता था। दीवान खैरात या दान विभाग था, इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम न्याय व्यवस्था की बात करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।